नमस्कार सभी को। बटनेर क्लासेज हनुमानगढ़ में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बहुत लंबे समय के बाद हम वापस YouTube पे क्लास के लिए आए हैं। हमारा चल रहा था विश्व इतिहास और उससे पहले मेरा ये विचार था कि विश्व इतिहास से पहले जो जीके का आपका जितना भी सिलेबस है, इस जीके के इतिहास के सिलेबस को हम पूरा करेंगे। हालांकि उम्मीद है कि 10-15 दिनों में ये पूरा जो जीके का सिलेबस है ये पूरा हो जाएगा। जीके के सिलेबस का वैसे तो आप सभी ने देख लिया है। पहला ही टॉपिक है मौर्य काल में स्थापत्य कला साहित्य विज्ञान का जो विकास होता है उसका। तो इसमें पूरा मौर्य वंश पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मौर्य वंश का प्रशासन पढ़ना। हालांकि स्थापत्य कला है तो इसमें शिलालेखों की ज़रूरत बात होगी, और जो शिलालेखों में अगर किसी अधिकारी का नाम है तो उसका थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। थोड़ा सा सिस्टम को अपग्रेड करने की वजह से इतने दिन क्लास नहीं हो पाई थी, और अब उम्मीद है आपकी क्लास है वो रेगुलर रहेगी। सबसे पहले ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए मैं सोच रहा हूँ भी अपने मौर्यकालीन स्थापत्य कला के बारे में थोड़ा ज़रूर पढ़ेंगे। देखिए, मौर्य काल से पहले ऐसा नहीं था कि स्थापत्य कला भारत में नहीं थी। अगर अपने पत्थर के उपयोग की बात करें तो इसका पहला विवरण अपने सिंधु घाटी सभ्यता में भी मिल जाता है। पत्थर का जो एक नियमित प्रयोग है वो मौर्य काल में शुरू होता है, और मौर्य काल में जो कला का विकसित रूप है वो आप अपने सामने प्राप्त होता है। क्योंकि मौर्य काल में सबसे पहले भारत में एक छत्र शासन की शुरुआत होती है। पूरे भारत में एक केंद्रीय शासन की स्थापना होती है। इसके अलावा मौर्य काल में ही पहली बार स्थायी प्रशासन की भी शुरुआत मानी जाती है। इससे पहले हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जब मगध साम्राज्य का उत्कर्ष होता है तो वहाँ पर भी मौर्य वंश से पहले अनेक वंश हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन मौर्य काल में जिस प्रकार से केंद्रीय सत्ता शक्तिशाली हुई, आर्थिक उन्नति हुई, और इसी आर्थिक प्रगति के बल पर मौर्य काल में स्थापत्य कला का सबसे पहले विकास होता है। इसके अलावा मौर्य काल की दूसरी विशेषता ये थी कि इस काल में सबसे पहले नियमित रूप से पत्थर का प्रयोग होता है। हालांकि इसके भी अपने दो प्रकार स्थापत्य कला में देखेंगे। एक चंद्रगुप्त मौर्य का काल जिसमें सारा का सारा जो स्थापत्य है वो लकड़ी के प्रयोग पर निर्भर होता है। लेकिन पत्थरों की बात करें या पाषाण उपयोग है वो सबसे पहले अशोक ने एक वृहद स्तर पर सबसे पहले मौर्य काल में शुरू किया था। तीसरा, मौर्य काल में जब कला विकसित हुई इसका प्रमुख कारण था कि मौर्य काल से पहले स्थापत्य को राजकीय संरक्षण प्राप्त नहीं था। तो मौर्य काल में सबसे पहले राजकीय संरक्षण में भवन निर्माण किए गए, कलाकारों को राजकीय संरक्षण दिया गया, अनेक बड़े बड़े कारखानों की स्थापना हुई। तो इस प्रकार जो मौर्यकालीन कला है वो सबसे पहले भारत में मौर्य काल में ही विकसित होती है। तो अपना पहला जो टॉपिक है वो है मौर्यकालीन स्थापत्य। अब मौर्यकालीन स्थापत्य की बात करें तो इसको अपने दो भागों में बांटते हैं। सबसे पहला जो भाग है वो है दरबारी कला। क्योंकि एक तो होता है राजकीय संरक्षण में किसी स्थापत्य कला का विकास होना, और एक होता है स्वतंत्र रूप से वहाँ के नागरिकों के द्वारा जो कला का विकास किया जाता है। तो एक होती है दरबारी कला और एक होती है लौकिक कला। थोड़ा सिलेबस आप थोड़ा देख लेना, स्थापत्य से ही शुरू करेंगे। दरबारी कला को अपनी सुविधा के लिए फिर दो भागों में बांट दिया। एक था चंद्रगुप्त मौर्य का जो काल था वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में दरबारी कला का विकास कैसे होता है, और दूसरा जो है वो है अशोक के समय। तो दरबारी कला को भी आगे अपने दो भागों में बांट दिया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय क्या विकास होता है ये अलग से पढ़ेंगे, अशोक के समय क्या विकास होता है। हालांकि बीच में जो बिंदुसार था उसका स्थापत्य में इतना महत्व नहीं माना जा रहा। अब चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कला का विकास होता है,
लेकिन वही विशेषता सबसे अधिक जो लकड़ी का प्रयोग है, भवन निर्माण में लकड़ी का प्रयोग यहाँ पर मिलता है। जो पाटलिपुत्र का राजमहल है या पाटलिपुत्र का नगर विन्यास है, इन सभी में अपने लकड़ी के प्रयोग की बात करेंगे। तो लकड़ी का प्रयोग चंद्रगुप्त मौर्य कालीन स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता थी। इसके अलावा अशोक के समय बात करें तो यहाँ पर व्यापक रूप से पाषाण प्रयोग होता है, पत्थर का सर्वाधिक प्रयोग यहाँ पर होता है। अब चंद्रगुप्त मौर्य के काल में अपने पढ़ने वाले हैं दो महत्वपूर्ण चीजें। एक तो इसके काल में पढ़ेंगे नगर विन्यास, और एक अपने दूसरा पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रासाद। ये दो चंद्रगुप्त मौर्य के काल की प्रमुख स्थापत्य थी। एक नगर विन्यास पढ़ेंगे, नगर का निर्माण कैसे होता है, और एक अपने पढ़ेंगे इसका जो महल था चंद्रगुप्त मौर्य का राजमहल के बारे में पढ़ेंगे। अशोक के समय बात करें, सारा का सारा पाषाण प्रयोग करेगा। हालांकि माना यह जाता है कि अशोक को ईरानी शासक से अभिलेख लिखने की प्रेरणा प्राप्त हुई, लेकिन उसकी भी अपने विस्तार से बात करेंगे कि अशोक और ईरानी लेखकों में जो स्तंभों का निर्माण है उसमें क्या फ़र्क है, क्योंकि अशोक के स्तंभ अलग रूप में है, ईरानी स्तंभ अलग रूप में है। तो अशोक के काल में अपने पढ़ेंगे प्रमुख रूप से शिलालेख, दूसरा अपने पढ़ेंगे स्तंभ लेख, और तीसरा अपने पढ़ेंगे गुहा लेख। तो ये जो दरबारी कला है, दरबारी कला में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक इन दोनों की अपने विस्तार से चर्चा करेंगे। अब है आगे जो प्रमुख बिंदु है वो है लौकिक कला। देखिए, लौकिक कला में निर्माण में मिट्टी का यूज किया जाएगा, लकड़ी का भी यूज होगा और पत्थर का भी यूज होगा, ठीक है। और लौकिक कला को विकसित करने का कार्य किया था आम जन ने। आम जनता के द्वारा जो निर्माण कार्य किए गए उनको अपने लौकिक कला में रखेंगे। जैसे अपने बात करते हैं यक्ष यक्षिणी की मूर्ति, यक्ष यक्षिणी की मूर्ति। देखिए, एक बार के लिए अपने फर्स्ट ग्रेड जीके पेपर के लिए पढ़ रहे हैं विस्तार से। इसके अलावा जो ये पढ़ोगे, इसके अलावा अन्य किसी चीज़ को अगर आप पढ़ते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी पढ़ते हैं तो भी मेरा ये मानना है कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। वैसे जाने का तो कोई अब गारंटी तो होती नहीं कहाँ से बना ले। फर्स्ट ग्रेड का जीके सिलेबस होने के बाद अपने शुरू करेंगे रीट के लिए या अन्य एग्जाम के लिए। और जो फर्स्ट ग्रेड इतिहास पेपर के लिए है विश्व इतिहास, उसका भी यही विचार है कि आपको यूट्यूब पे क्लासें मिलेगी, लेकिन उससे पहले जीके के पेपर की सारा का सारा जो इतिहास का कोर्स है वो आपको उपलब्ध रहेगा। तो अपने बात कर रहे हैं लौकिक कला की यक्ष यक्षिणी की मूर्ति। अब इस लौकिक कला की विशेषता ये है कि इसमें जो कारीगर थे, कुशलता का अभाव था। यहाँ पर कुशलता का अभाव क्यों था? क्योंकि जहाँ राजकीय संरक्षण वाले कारीगर थे तो उनको तो समस्त सुविधाएं दी जाती थी, सिखाया जाता था, और वहाँ पर कोई कमी भी नहीं थी। लेकिन जो लौकिक कला वाले कारीगर हैं वो स्थानीय स्तर के थे बिल्कुल, इसलिए कुशलता का अभाव था और इसमें सुंदरता का भी अभाव पाया जाता है। कुशलता के साथ साथ सुंदरता का भी अभाव था। और पूरी तरह से ये जो कला थी ये थी क्षेत्रीय कला। तो ये प्रमुख बातें थी लौकिक कला की। एक साइड अपने पढ़े हैं दरबारी कला और दूसरी साइड लौकिक कला। दरबारी कला में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, इन दोनों के अपने अलग अलग खंडों में बांट के विशेष रूप से बात करेंगे, ठीक है। तो ये अपने मौर्यकालीन कला में सारा का सारा जो मैटर है, ये सारा का सारा इतना ही मैटर अपने को देखना है। अब चलते हैं थोड़ा आगे। सबसे पहले अपने बात करेंगे पाटलिपुत्र की। पाटलिपुत्र
पाटलिपुत्र की जो स्थापना है वो की जाती है अजातशत्रु के द्वारा। इसकी जो स्थापना हुई थी वो की थी अजातशत्रु ने। और जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय ये एक छोटा सा गांव था और इस गांव का नाम था पोलीपोर था। ये था पाटलिपुत्र, एक छोटा सा गांव था। बाद में इसी पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था और राजधानी बनाने का काम किया था उदयन ने। अजातशत्रु ने इस पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी और उदयन ने इसे राष्ट्रीय राजधानी बना दिया था। अब पाटलिपुत्र का जो व्यवस्थित रूप था, या यूँ कहें कि इसको जो महत्व प्राप्त होता है वो महत्व प्राप्त हुआ था मौर्य काल में। मौर्य काल में ये एक बहुत ही विशाल नगर बन गया था और सबसे प्रमुख बात यह थी कि राजधानी के रूप में पूरी तरह से इसको व्यवस्थित किया था। चाहे यहाँ का नगर विन्यास हो, चाहे मेगस्थनीज द्वारा किसी नगर की संस्थाओं का जो वर्णन किया गया हो, तो ये सारी की सारी बातें होती है पाटलिपुत्र की। और पाटलिपुत्र को ये जो व्यवस्थित रूप या ये जो महत्व प्राप्त होता है ये प्राप्त हुआ था मौर्य काल में। अब कैसे हुआ इसकी भी एक बात है। जैसे अपने बात की थी कि पाटलिपुत्र के स्थान पर, यानी वर्तमान में मौर्य काल में जो पाटलिपुत्र बना, इस पाटलिपुत्र के स्थान पर पहले एक विशाल जंगल होता था। और विशाल जंगल होता था और मगध साम्राज्य जब अपने उत्कर्ष पर था उस समय यहाँ की जनता को खेती करने के लिए और आबादी को बसाने के लिए एक विशाल भूभाग की आवश्यकता थी। अब विशाल भूभाग के लिए जंगल को काटना आवश्यक हो गया। जंगल को जब इस विशाल जंगल को काटा गया तो मुख्य रूप से अपनी बात करेंगे तीन चीज़ों पर। सबसे पहले यहाँ प्राप्त होती है विशाल कृषि भूमि। विशाल कृषि भूमि। अब कृषि भूमि प्राप्त हो गई तो कृषि कार्य होने लगे, उत्पादन बढ़ा तो जाहिर सी बात है टैक्स से राज्य की प्रगति होगी। तो इस विशाल जंगल का पहला जो उपयोग किया गया वो किया गया विशाल कृषि भूमि में। इसका दूसरा उपयोग क्या किया गया, विशाल जंगल था और इस विशाल जंगल में जो हाथी बहुत ज़्यादा थे और हाथियों की संख्या अधिक होने से दूसरा फायदा होता है कि इन हाथियों को सेना में शामिल कर लिया गया। और जब सेना में शामिल किया तो मगध की जो सैन्य शक्ति है वो भी बढ़ी, क्योंकि हस्ती सेना का उपयोग पहले भारत में विशाल साम्राज्य ही कर पाते थे। इतने हाथियों को रखना भी एक बहुत ही मुश्किल कार्य होता था। तो इस विशाल जंगल को काटने से दो फायदे ये हुए और तीसरा फायदा ये हुआ कि जब जंगल को काटा गया तो विशाल मात्रा में लकड़ी भी प्राप्त हुई। अब इस लकड़ी का क्या करें, क्योंकि ये तो है नहीं भी इतनी सारी लकड़ी है तो आग लगा दो, आग लगाने से नुकसान भी होगा। यहाँ पर जो विशाल कृषि भूमि थी उसको भी तो उर्वरकता की आवश्यकता थी, तो काटने से तो राख बन जाएगी। तो इस लकड़ी का उपयोग किया गया स्थापत्य में, यानी भवन निर्माण में इस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। और अपने ये जो पढ़ते हैं ना कि चंद्रगुप्त मौर्य ने लकड़ी का राजमहल बनवाया था, लकड़ी के ही जो नगर के बाहर का प्रकोष्ठा था वो बनाया हुआ था। तो इतनी विशाल लकड़ी की जो उपलब्धता है वो इसी जंगल की वजह से मिलती है। तो तीन फायदे हुए, विशाल जंगल को काटा, विशाल कृषि भूमि प्राप्त हुई, दूसरा यहाँ से जो हाथी थे उनको पकड़ के सेना में शामिल कर लिया, और तीसरी विशेषता ये कि इस लकड़ी का स्थापत्य कला में उपयोग कर लिया गया। तो ये जो तीनों बातें हैं ये है इस पाटलिपुत्र से संबंधित। अब आगे देखें, अपने पढ़ना है नगर विन्यास, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले अपने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात की थी। एक मिनट, ये रही
अपने यहाँ बात की थी लकड़ी का व्यापक प्रयोग, और उसके बाद ये दो चीज़ें हैं, नगर विन्यास और राजप्रसाद। अब यहाँ से अभी अपने पढ़ेंगे नगर विन्यास, उसके बाद राजप्रसाद, उसके बाद अशोक में पढ़ेंगे अपने शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख, और इसके बाद अपने लौकिक कला में जाएंगे। तो ये थी आपकी नगर विन्यास की अपनी जो पीपीटी यहाँ तैयार की हुई थी वो। चलिए अब अपने को पढ़ना है नगर विन्यास। और नगर विन्यास है ये अपने पढ़ेंगे पाटलिपुत्र का। पाटलिपुत्र का नगर विन्यास कैसे था। सबसे पहले इस नगर विन्यास की एक अपने बात करें कि इसका वर्णन कहाँ मिलता है, तो पहला आप ध्यान रखना अर्थशास्त्र में इसका वर्णन मिलता है। अर्थशास्त्र जिसकी रचना चाणक्य ने या कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में की थी। राजनीति शास्त्र का एक विशाल ग्रंथ है, और यह जो विशाल अर्थशास्त्र ग्रंथ है ये 15 अभिकरणों में और 180 प्रकरणों में विभाजित है। खोज की बात करें तो 1904 और 5 में मैसूर के आर श्याम शास्त्री के द्वारा इसकी खोज की जाती है। तो राजनीति विज्ञान से जो संबंधित अर्थशास्त्र है, इसी अर्थशास्त्र का एक खंड है जिसका नाम है दुर्ग विधान, या इसी का दूसरा नाम है वास्तु विधान। तो सबसे पहले इस नगर विन्यास का वर्णन मिलता है अर्थशास्त्र में। दूसरा, इसका वर्णन विदेशी यात्रियों के द्वारा भी किया जाता है। विदेशी यात्रियों का वर्णन, जिसमें अपने बात करते हैं मेगस्थनीज, स्ट्रेबो। तो ये वो विदेशी यात्री थे जो चंद्रगुप्त मौर्य काल में भारत आए थे, और यहाँ की जो प्रमुख स्थापत्य है या यहाँ का जो नगर विन्यास था या रहन सहन, खान पान या लोगों के बारे में, तो ये जो वर्णन मिलता है ये इन प्रमुख ग्रंथों में मिलता है, और विशेष रूप से देखें तो अर्थशास्त्र में इसका वर्णन मिलता है। अब अपने को पढ़ना है पाटलिपुत्र। नगर विन्यास में अपने पाटलिपुत्र ही पढ़ेंगे। पाटलिपुत्र सबसे पहले आकार की बात करें तो इस पाटलिपुत्र का आकार है समांतर चतुर्भुज के समान। समांतर चतुर्भुज, जिसे इस तरह से बनाया होता है, तो ये है आपका समांतर चतुर्भुज। इसी समांतर चतुर्भुज के आकार में पाटलिपुत्र नगर था। इसके बाद अब इसमें क्या था तो थोड़ा सा अपनी बात करेंगे। ये इस प्रकार, हालांकि पूरा जो लाइनिंग है वो थोड़ा इधर उधर होगी, तो थोड़ा आप देख लेना, क्योंकि फ़िलहाल ये सिस्टम नया ही शुरू किया है तो थोड़ा सेट नहीं बैठ रहा, और कोई दिक्कत नहीं। पाटलिपुत्र की बात करेंगे, और इस पाटलिपुत्र के अगर अपने विस्तार की बात करें तो ये यहाँ से लेके और ये जो चारों ओर परकोटा है, थोड़ी लाइनें इधर उधर होगी, ये जो परकोटा था, या अपनी बात करें इसकी जो परिधि थी, परिधि यानी इस पूरे नगर के घेरा डालने के बाद ये जो परिधि थी ये थी 9 मील लंबी। 9 मील लंबी इसकी परिधि थी। हालांकि स्टेबो ने कहा था कि इस नगर की जो चौड़ाई है वो 80 स्टेडिया है और लंबाई 18 स्टेडिया है। 80 स्टेडिया लंबाई है और 18 स्टेडिया एक मापन जो सिस्टम था उनका मापने का वो था। लेकिन वैसे अगर बात करें तो ये जो परकोटा था इस पाटलिपुत्र का, ये चारों साइड का घेरा था, ये था आपका 9 मील लंबा। और ये जो परकोटा बना हुआ था, ये परकोटा बना हुआ था लकड़ी का। इसके अवशेष भी मिले हैं, लकड़ी का परकोटा बना था चारों ओर। दूसरा, ये जो बीच की
ये परकोटा मैंने थोड़ा बाहर रखा है, ये है आपका परकोटा। यहाँ पर परकोटा है और इस परकोटे की लंबाई थी 9 मील। इस परकोटे की अगर अपने बात करें ऊंचाई कितनी थी, तो ऊंचाई थी इसकी लगभग 19 फीट। परकोटे में जो लकड़ी की दीवार बनाई हुई थी, इस दीवार की ऊंचाई थी 19 फीट और इस दीवार की मोटाई थी लगभग 1 फीट। 9 मील लंबा परकोटा, ऊंचाई 19 फीट और मोटाई थी इसकी 1 फीट। यानी जो लकड़ी का आकार था, इसे रख रख के जो लकड़ियाँ लगाई गई थी 19 फुट लंबी थी, लेकिन चौड़ाई है इस लकड़ी के जो लट्ठे लगाए हुए थे या जो भी था उसकी जो मोटाई है वो 1 फीट थी। इसके अलावा इस परकोटे के बाहर, ये जो परकोटा बना हुआ था, इस परकोटे के बाहर एक खाई भी बनाई हुई थी इस प्रकार, और इस खाई में जल भरा जाता था। तो ये थी खाई जल भरने के लिए, क्योंकि अगर विदेशी सेना या जो भी अन्य राज्यों के द्वारा आक्रमण होते हैं तो उस आक्रमण से पाटलिपुत्र को सुरक्षित करने के लिए ये एक खाई बनाई हुई थी और इस खाई में ज़रूरत पड़ने पर जल भी भर दिया जाता था। अब इस खाई की अगर अपने बात करें गहराई और इस खाई की चौड़ाई कितनी थी, गहराई की बात करें तो ये थी लगभग 44 फीट। 44 फीट गहरी एक खाई बनाई गई और चौड़ाई की बात करें तो इसकी थी लगभग 700 फीट। हालांकि सुनने में थोड़ा लगता है कि 700 फीट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इसे अपने वास्तविकता भी मानेंगे क्योंकि मौर्य काल में सब कुछ संभव था। ये जो खाई थी, इस खाई की गहराई थी 44 फीट और इसकी जो चौड़ाई थी वो थी 700 फीट। इसके अलावा ये जो परकोटा बना हुआ था, इस परकोटे में आने जाने के लिए कुछ द्वार भी बने हुए थे। ये जो परकोटा था, इस परकोटे में आने जाने के लिए कुछ द्वार भी बने हुए थे। द्वार की बात करें तो लगभग 64 द्वार बने हुए थे और इसके अलावा बुर्ज भी बने हुए थे और वो बुर्जों की संख्या थी लगभग 570। ये पूरी तरह से पाटलिपुत्र का नगर विन्यास था। इस पाटलिपुत्र नगर में यहाँ पर एक जगह थी जिसका नाम था कुम्रहार। कुम्रहार, और ये जो परकोटे के अवशेष मिले हैं, ये मिले हैं बुलंदी बाग नामक स्थान से। कई बार क्वेश्चन भी आ सकता है कि मौर्यकालीन परकोटे के अवशेष कहाँ से मिले, तो वो मिलते हैं बुलंदी बाग से। और यहाँ पर खुदाई होती है 1915 से 17 स्पूनर के द्वारा खुदाई की गई। तो ये तो थी इस बुलंदी बाग की खुदाई। दूसरा, ये जो कुम्रहार स्थान था, यहाँ से प्राप्त हुए हैं राजप्रासाद के अवशेष। 2 जगह का मौर्य काल में ध्यान रखना। कुम्रहार से मौर्य के राजप्रसाद यानी चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद का उल्लेख मिलता है, ये भी लकड़ी का बना हुआ था। और अगर बात करें बुलंदी बाग की, तो बुलंदी बाग से मिलते हैं परकोटे के अवशेष। तो ये थी मौर्य काल का जो नगर विन्यास। अब अपने नगर विन्यास पढ़ लिया, राजप्रसाद पढ़ेंगे बाद में, क्योंकि इस राजप्रसाद में भी कुछ चीज़ों को अपने पढ़ना है। तो अगली जो क्लास होगी उसमें राजप्रसाद और अशोक के जो स्तंभ है, इन स्तंभों की अपनी थोड़ा डिटेल से बात करेंगे। पहली क्लास है, आपको मेरे हिसाब से तो पसंद आएगी। और ये जो पीपीटी है ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी। तो टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ मिलेगा, या फिर आप व्हाट्सएप नंबर से भी टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप भी है, टेलीग्राम ग्रुप भी है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।